यूजीसी को लेकर एक बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, लॉ सेंटर के बाहर खड़े हैं। जानने की कोशिश करेंगे, इन बच्चों से, स्टूडेंट से पूछने की कोशिश करेंगे कि क्यों इसका विरोध किया जा रहा है और जो समर्थन में है क्यों इसके समर्थन में है। आपका क्या नाम भाई साहब? जी, मेरा नाम धीरज उपाध्याय है। तो ये जो यूजीसी का जो नए कानून आए हैं, इनका आप विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं? जी देखिए, मैं पहली बात क्लियर कर दूं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के पक्ष में कोई नहीं है। सब चाहते हैं कि कास्ट पूरी तरीके से समाज से मिट जाए। रही बात यूजीसी की गाइडलाइन पे, तो कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पे हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट है उसके ऑब्जेक्टिव की। हम बात कर रहे हैं कि एससी एसटीज़ और जो और भी लोग हैं उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको एरेडिकेट करें। एक और ऑब्जेक्टिव, ये जो एक्ट है, ये गाइडलाइन है, इसमें EWS वर्ड का यूज़ हुआ है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। हम ऑब्जेक्टिव में तो उनके लिए जगह देखते हैं, लेकिन बाकी जो गाइडलाइन है उसमें हम उसका कोई प्रोविज़न नहीं देखते हैं कि हम कैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करेंगे, उनसे उनका जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, पहली चीज़। दूसरा ऑब्जेक्शन रही जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की काफ़ी जो वाइड डेफिनेशन दे दी गई है। हमारा पॉइंट ये है कि या तो आप इतनी वाइड डेफिनेशन दे रहे हैं तो कुछ उसके प्रोपोर्शनैलिटी में हमें कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए कि इन केस अगर कोई फॉल्स केस यूज़ करेगा तो फिर हम उसका यूज़ कर पाएँ। या तो आप इस डेफिनेशन का कुछ नैरो करें ताकि ये एक लिमिटेड सेंस में यूज़ हो और इसका फॉल्स इम्प्लीकेशन मिसयूज ना हो सके, ताकि बस इसके अलावा आपकी कोई समस्या इससे अभी तो नहीं। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी, मैं इस बारे में सोचता हूँ कि ये जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, जो कि देश में बढ़ते जातिवाद की जो समस्याएं हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनको मिटिगेट करने के लिए ये लाई गई है। ठीक है, ये लाई गई, वो भैया ने बताया और उसका बता रहे हैं कि मिसयूज होना जो है वो तय है, मिसयूज हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? जी देखिए, नो लॉ इज़ इम्यून फ्रॉम दी मिसयूज़। ठीक है, और जहाँ तक बात रही मिसयूज़ की, ये बात ठीक है कि मतलब आप भी मानते हैं कि मिसयूज हो सकता है, लेकिन मिसयूज़ की जो बात है, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है कि एक मतलब जनरल कैटेगरी इसका विरोध कर रही है, ये कहते हुए कि इसका जो मिसयूज़ है वो हमारे ही अगेंस्ट होगा। मैं ये इस आर्गुमेंट का बेसिस समझना चाह रहा हूँ कि वो आखिर ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि इसका मिसयूज़ सिर्फ जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट ही हो गया। और किसके अगेंस्ट हो सकता है? इसका मिसयूज़ किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, क्योंकि ईच एंड एवरी वन इज एंटाइटल्ड टू कंप्लेन अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। लेकिन जो आर्गुमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि केवल और केवल जनरल कास्ट, केवल और केवल SC एंड ST एंड OBCs के व्यक्ति ही एंटाइटल्ड हैं कंप्लेंट करने के लिए, अगर उनके साथ में। तो क्या जनरल कास्ट का भी कंप्लेंट कर सकता है? यस, अब आप इनसे पूछिए। अच्छा, क्या ऐसा है? मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि जो मेन आर्गुमेंट है कि जनरल कास्ट का व्यक्ति कंप्लेंट नहीं कर सकता OBC व्यक्ति के खिलाफ अगर वो उसके साथ में जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करता है। मैं इस आर्गुमेंट का बेसिस पूछना चाह रहा हूँ कि ये आर्गुमेंट एक्ट्स में कहाँ से आ रहा है। नहीं, मैं समझा नहीं, आप बताइए। अगर हमारा कहना ये है कि भाई साहब ने जैसे कहा है कि इसका मिसयूज होगा, जो OBC या SC समाज के लोग हैं वो जनरल कास्ट वालों के ऊपर इसका मिसयूज करने का आरोप लगेगा, और इसका जो फायदा, आपका कहने का मतलब है कि ये जो जनरल कास्ट वाले हैं वो भी इस कानून का यूज कर सकते हैं। यस, वो भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसा है। देखिए, इसमें आप अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे, कास्ट बेस्ड दो इसमें डेफिनेशन दिया गया, एक डिस्क्रिमिनेशन दिया गया और एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दिया गया। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में केवल देखिए, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मींस डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, दैट इज SC, शेड्यूल्ड ट्राइब। ये सीधी बात रही कि जनरल कैटेगरी के खिलाफ ही यूज होगा। वी कैन मूव एप्लीकेशन अंडर डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से हट गए हैं। एक इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डेफिनेशन दी गई कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किसके खिलाफ होता है, उसमें सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC के नाम है। इसका मतलब कि हम जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिए हैं। तो ये हो सकता है कि मे भी हम यही नहीं कह रहे हैं कि ये आ गया तो जनरल कैटेगरी को ही सब फॉल्सली इम्प्लीकेट करेंगे। नहीं, तो अगर इस बात का एक बात बताइए, अगर आपका कहना ये है कि जनरल कास्ट वाले भी इसको, जनरल कैटेगरी वाले भी इसको यूज कर सकते हैं इस कानून को, पर वो किसके खिलाफ यूज करेंगे? क्योंकि ये तो सारा कास्ट बेस्ड सिस्टम है ना, सारा कास्ट बेस्ड। जो देखिए, किसी भी एक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो एक विषय होता है जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, कि किसी भी स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। उसमें पहला ही टॉपिक होता है स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज अ होल, यानी कि पूरे स्टैट्यूट को पूरा पढ़ना है, कानून को। एक प्रोविज़न को आप
मतलब आप आइसोलेशन में इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरीके से हमें ये देखना होगा जब कि इस लॉ के अंदर कंप्लेंट करने का राइट किस किस के पास है, हमें इसको एग्जामिन करना पड़ेगा। आइसोलेशन में सेक्शन रेगुलेशन 3(1)(c) के अंदर हम नहीं देख सकते, इसके लिए हमें इस एक्ट को पूरा मतलब रिव्यू करना पड़ेगा। तो मैं करने की कोशिश क्या इसमें कुछ ऐसा है या कहाँ है कि जिसमें जनरल कास्ट वाले, जनरल कैटेगरी वाले भी इसका यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसके अंदर आप आइए रेगुलेशन 8 में। रेगुलेशन 8 में अगर आप आए तो इसमें प्रोविजन है कि कंप्लेंट कौन कर सकता है। एन एग्रीव्ड पर्सन मे रिपोर्ट एनी इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कौन कर सकता है? एग्रीव्ड पर्सन। अब एग्रीव्ड पर्सन कौन है इसको समझते हैं, ठीक है। तो यानी कि कंप्लेंट करने का राइट इंटाइटल कौन है कंप्लेंट करने के लिए? एक एग्रीव्ड पर्सन। अब एग्रीव्ड पर्सन कौन है, आते हैं, कहाँ है भाई, इंग्लिश का है, इंग्लिश में, अच्छा ठीक है। एग्रीव्ड पर्सन कौन है, ये डिफाइन है रेगुलेशन 3(1)(b) में। एग्रीव्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु हैज एनी कंप्लेंट इन द मैटर्स ऑफ रिलेटिंग टू ग्रीवियंसेस। मीन्स अ पर्सन इज एग्रीव्ड पर्सन इफ ही हैज एनी ग्रीवियंसेस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीवियंस? तो ग्रीवियंस हैज बीन डिफाइंड अंडर रेगुलेशन 3(1)(l). Grievance means and includes complaints made by any aggrieved person in respect of discrimination under these regulations. Grievance means the complaint in respect of discrimination. Means who is entitled to make the complaint? A person is entitled to make complaint if he is an aggrieved person. And देखिए मुझे सिंपल भाषा में समझाइए। ना मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, ना मैंने लॉ की हुई है, ना सारी पब्लिक ने लॉ की हुई है। आप सिंपल भाषा में समझाइए कि क्या एक जनरल कैटेगरी का बच्चा भी इसका यूज कर सकता है या नहीं कर सकता? ठीक है। देखिए ये क्योंकि कानून है और हम लॉ स्टूडेंट हैं, हमें उसी की तरफ से देखना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे केवल मैं ओपिनियन नहीं दे सकता कि नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है अब ये कहते हैं नहीं, कारण तो देना होगा ना। कारण के लिए तो आपको एक्ट को एनालाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन जो सरल भाषा में बताऊं, जो अभी तक हमने पढ़ा वो क्या है कि एक एग्रीव्ड पर्सन कंप्लेंट कर सकता है, और एग्रीव्ड पर्सन वो है जिसकी कोई ग्रीवियंस है, और ग्रीवियंस का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन के रिस्पेक्ट में। और डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन है 3(1)(e) में। और 3(1)(e) में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ये नहीं कहता है कि केवल SC ST OBC के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा तभी कोई कंप्लेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड है कंप्लेंट का, यानी कंप्लेंट का राइट ओरिजिन क्या है कंप्लेंट का? कंप्लेंट का ओरिजिन है डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये अगर मुझे दिखा दें कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ओरिजिन है कंप्लेंट रेज करने के, मतलब कंप्लेंट का राइट होने के लिए, वो नहीं है। तो क्या है? मैं इसको बताता हूँ। अब हमें इसके लिए समझना होगा कि अगर ऐसा है तो 3(1)(e) और 3(1)(c) और 3(1)(c) और 3(1)(e) के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किस किस टाइप से हो सकता है वो मुझे बताइए। 3(1)(e) के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन वो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स एनी अनफेयर डिफरेंशियल बायस ट्रीटमेंट। माने ऐसा ट्रीटमेंट जो अनफेयर है, डिफरेंस करता है, बायस ट्रीटमेंट है, और वो किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। बहुत वाइड डेफिनेशन है, और इसमें ये बात भाई ने बिल्कुल ठीक कही कि वेदर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बाय डेफिनेशन। अच्छा, आपका इनका कहने का मतलब है कि ये सिर्फ कास्ट बेस नहीं है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होगा ये कानून उसके खिलाफ? बिल्कुल, चाहे क्षेत्र के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, या फिर किसी भी बायस अनबायस में पक्षपातपूर्ण आपसे कुछ भी द्वेष रखता हूँ, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेट करता हूँ। सिर्फ कास्ट तो सिर्फ एक ग्राउंड है, उसके अलावा 10 से 15 ग्राउंड्स और हैं कि आप उस पर कंप्लेन कर सकते हो। वो ग्राउंड कुछ भी हो सकता है। अगर मुझको किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सारे ग्राउंड्स ये यूजीसी के रेगुलेशन कवर करता है। अच्छा, पर जैसे हम खबरों में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि इसको बताया जा रहा है कि ये ओबीसी और जनरल कैटेगरी को अलग कर देगा, ओबीसी को राइट देता है कि वो कंप्लेंट कर सकता है। क्या इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या सही कह रहे हैं? मैं इसको पूरा करना चाहूँगा, पूरा नहीं हुआ वो ये। अब हमें समझना होगा 3(1)(c) जो केवल SC ST OBC की बात करता है, तो वो ऐसा करता क्या है वो हमें समझना होगा। देखिए कंप्लेंट, अगर जैसे मैं आप उदाहरण के लिए समझाऊं, 2 कंप्लेंट है, एक OBC करता है और एक SC करता है। तो कंप्लेंट का राइट अराइज होगा कहाँ से? वो 3(1)(c) से नहीं होगा। मतलब जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन होता है वो राइट नहीं देता है कंप्लेंट करने का। कंप्लेंट का राइट अराइज होता है जब 3(1)(e) के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो कहता है कि तो वो उसके अंदर इंक्लूडेड है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट। यानी कि अगर आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट हुआ है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द आइडेंटिटी 3(1)(e) के अंदर आपके पास कंप्लेंट का राइट है।
अब समझते हैं अब 2 कंप्लेंट आई, दोनों के पास में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है 3(1)(e) के अंदर। तो ये 3(1)(e) के अंदर अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो मतलब एक ग्रीवियंस है 3(1)(e) के अंदर। तो ये 3(1)(e) के अंदर अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो मतलब एक ग्रीवियंस है, ग्रीवियंस है तो मतलब एग्रीव्ड पर्सन है। इतना आप पेचीदा मत करिए, इतना नहीं समझ पाएंगे लोग। हमें सिंपल भाषा में समझाइए, सिर्फ ये कास्ट के लिए है या इसके अदर और ग्राउंड भी है? ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो ये बताया जा रहा है कि सिर्फ कास्ट बेस्ड पे ही हम कंप्लेंट कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं करें कि किसी भी फॉर्म में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी भी तरीके से जो भी है, जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, ये आप उसको कर सकते हैं, इनका आर्गुमेंट। इसमें मैं एक छोटी सी एक मेरी बात है कि अगर सपोज करिए कि ये एलिज हुआ है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जैसा डेफिनेशन में ही हम देख रहे हैं कि हम डेफिनेशन देखेंगे ना कि भाई डेफिनेशन क्या है कास्ट, तो उसमें से तो जनरल कैटेगरी तो एक्सक्लूड हो गया है। तो फिर क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जनरल कैटेगरी से साथ नहीं होता है? ये एक प्रश्न है जिसको हमको ढूंढने की जरूरत। देखिए 3(1)(e) के अंदर ये दोनों कंप्लेंट जाएंगी, ठीक है। अब 3(1)(c) करता क्या है, वो ये करता है कि अगर ये कंप्लेंट जो 2 कंप्लेंट आई है, अगर ये SC ST OBC के अगेंस्ट हुई हैं तो ये 3(1)(c) के अंदर मूव कर जाएंगी। यानी कि अगर पूरा एक गोला है बड़ा, अच्छा 2 तरीके का कहना चाह रहे हो आप, 2 तरीके का बना दिया गया है, कास्ट का अलग है और दूसरा अलग से कोई पनिशमेंट नहीं है, आप इसको समझिए। अगर ये कोई बड़ा गोला है तो उसी के अंदर एक छोटा गोला है, मतलब एक बड़े हिस्से के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, मतलब जो SC ST OBC के अगेंस्ट है उसी एक बड़े डिस्क्रिमिनेशन के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, जो अलग से कोई सेपरेट ऑफेंस नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब है। मेरा एक सिंपल सा क्वेरी है कि क्या हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी के साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, या हम वेट करेंगे कि जनरल के साथ कैसे कास्ट बेस हो सकता है? एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए एक पैनल बैठा है, मैं जनरल हो या किसी भी डिस्क्रिमिनेशन ही डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। एक पैनल बैठा हुआ है, सपोज करिए एक पैनल बैठा हुआ है, उसमें एक किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ लॉ पॉइंट पे बात करेंगे। हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि जो सोशल मीडिया पे चल उस पर हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ लॉ पॉइंट पे बात करेंगे। अगर कोई जनरल कैटेगरी के साथ किसी भी टाइप का उसके जाति देखकर अगर डिस्क्रिमिनेशन होगी, तो ये जो इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उस डेफिनेशन में तो फॉल नहीं किया। अब हम उसको क्या करेंगे, हम सिर्फ उसको डिस्क्रिमिनेशन मिलेंगे, ये मेरा, इसको हम कैसे टैकल करेंगे, ये मेरा प्रश्न है। देखिए उसको मैं बता दूं, देखिए हमें समझना होगा कि आम आदमी चीज़ों को किस तरीके से समझता है और कानून क्या कहता है। मैं दोनों को आपको बता देता हूँ। इनका कहना ये है, अगर कोई पैनल नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। इनका कहना ये है कि अगर कोई पैनल बैठा हुआ है, उसमें जनरल कैटेगरी से एक इंसान है, बाकी सब अदर कैटेगरी से हैं, और वो सब मिलके उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उसका क्या? देखिए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में वो कास्ट बेस में आएगा, किस में आएगा? बिल्कुल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन आप वो जो है डिस्क्रिमिनेशन वो तो कंप्लेंट कर ही नहीं पाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट है, बिल्कुल है। देखिए आप समझिए, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इस एक्ट के अंदर मैं सरल भाषा में कहूँ तो 2 टर्म है जिनको हमें समझना होगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। आम आदमी के लिए या जो इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं वो दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड है, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव है आम आदमी की नज़र से, ये दोनों ही। लेकिन एक्ट ने बस इनको क्या किया है, 2 कैटेगरीज में बांट दिया है कि अगर SC ST OBC के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट होता है तो उसको हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नाम देंगे। ये जरूरी नहीं है कि उसको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहा जाए, यहाँ बोल दिया है। अगर वो इसको एक्स बोलते कि मान लीजिए हम एक प्रोविजन डिफाइन कर रहे हैं एक्स, और उसके अंदर हम कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट या ट्राइब होता है SC ST OBC के साथ, तो वो 3(1)(e) में से 3(1)(c) में मूव कर जाएगा। हमने उसको एक अलग कैटेगरी बना दिया, जबकि वो कोई अलग से ऑफेंस नहीं है, क्योंकि ऑफेंस का जो राइट, ऑफेंस का मतलब होता है जो एक राइट देता है कंप्लेंट करने का। कंप्लेंट करने का राइट 3(1)(c) से नहीं आ रहा, तो 3(1)(c) कोई अपने आप में वो नहीं है ऑफेंस। ऑफेंस अगर होता है तो राइट क्रिएट होता है, लेकिन 3(1)(c) से हमने देखा कि ऑफेंस नहीं है और वहां से राइट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो 3(1)(c) ऑफेंस नहीं है, 3(1)(e) ऑफेंस है, ठीक है। तो ये जो आर्गुमेंट है गलत है। मैं इनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो इन दोनों के डिफरेंस की जरूरत क्या पड़ी? मैं इनसे मेरा एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। अगर एक ही चीज़ है तो उसको एक डेफिनेशन रखिए आप। डिस्क्रिमिनेशन जो ये सेक्शन 3 सब क्लॉज ई कह रहे हैं, सिंपल उसकी, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर बनाया। अब जब हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन, आइए हम देखेंगे पर्टिकुलर 3C में आ रहा है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हम सिर्फ SC ST और OBC की बात करें, फिर तो हम बिल्कुल सिंपल इंटरप्रिटेशन से पता चल रहा है कि इस डेफिनेशन में कहीं जनरल जो कैटेगरी है उनका तो कोई उपाय नहीं है, उनको कहीं इंक्लूड नहीं किया गया। मेरा सिंपल इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेंगे? अगर इसकी डेफिनेशन को अगर हम इसको नाम नहीं देते 3(1)(c) के अंदर कि इसका नाम हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रख रहे हैं,
हम उसका नाम मान लीजिए एक्स रख देते, एक्स कि इसका नाम एक एक्स एक मतलब आप जो भी एक्स वाई जेड जो भी आप मैथ्स के हैं तो आप उसको नाम रखना एक्स। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है तो एक्स नाम क्यों रखेंगे? मैं मान रहा हूँ, मैं पूछूंगा फिर कि अगर मैं उसका नाम एक्स रख दूं लेकिन उसके अंदर जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो डेफिनेशन है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, और यही डेफिनेशन सेम 3(1)(c) में ही फॉलो कर रही है। इसका मतलब है कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन 3 के अंदर मतलब सी के अंदर होगा, SC ST OBC के अंदर, वो सी में वो ई के अंदर आएगा ही आएगा, लेकिन जो ई के अंदर है वो जनरल वाला है वो उसी में रहेगा। अब ये इन्होंने आप सी में ज्यादा मत उलझाइए हमें, आप सिंपल सा हमें ये बताइए कि इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में क्या जनरल कैटेगरी वाला भी कंप्लेंट कर सकता है या नहीं, सिर्फ ये बताइए। कर सकता है। देखिए क्या ये सही कह रहे हैं? देखिए कर सकता है, लेकिन मैं फिर वो एक चलिए, पॉइंट मान बोल लिया रहा कर हूँ कि सकता है, अगर लेकिन- कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में हमें अगर ये जैसा कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन में हम फॉलो करेंगे मैं तो एक फिर सीधा सवाल पूछना एक मिनट चाहूँ, एक सीधा सवाल। एक मिनट खत्म करो उसके बाद आराम से। कि फिर कास्ट बेस्ड अगर हम कर सकते हैं तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में एक और फ्रेज ऐड कर दीजिए, इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं कर सकता जनरल? अगर नहीं कर सकते ये एक्स्ट्रा डेफिनेशन की नीड ही क्या है? अगर इनके अकॉर्डिंग इस डिस्क्रिमिनेशन में ही वो फॉल कर रहा है तो फिर एक्स्ट्रा की हमें जरूरत ही क्या है? जहाँ एक ही लॉ हमारे लिए सफिशिएंट है वहाँ पर कम्प्लेक्सिटी क्यों कर रहे हैं? ये मेरा सीधा क्यों कम्प्लेक्सिटी? देखिए ऐसा है कि कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए करने की ज़रूरत या हो सकता है UGC को लगी हो कि देखिए SC ST एंड OBC, क्योंकि लॉ का एक काम ये है कि सोशल रियलिटीज़ को मतलब एक तरीके से लॉ में इंक्लूड करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लॉ आइसोलेशन में वर्क नहीं करते हैं, लॉ को चाहिए कि वो सोशल रियलिटीज़ को भी ध्यान में रखे। तो SC ST एंड OBC इसके अगेंस्ट में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं ज़्यादा आती हैं और वो हिस्टोरिकली भी इस तरीके से उनके साथ में होता रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी बढ़ रहा है घट रहा है, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन होता है, इस बात में कोई दो राय नहीं, ज़्यादा होता है इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने मान लिया। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि जब इन कैटेगरीज की जब हम बात कर रहे हैं तो इनको एक अलग से एक बना दिया जाए, एक अलग से रख दिया जाए, जो कि सेपरेट ऑफेंस नहीं है लेकिन फिर भी उनको अलग से रख दिया जाए, जिससे कि एक मैसेज, जिससे कि मतलब ये है कि इन पर जब कमेटी बैठे तो इन पर थोड़ा एक थोड़ी सेंसिटिव हो, चीज़ों को ध्यान से देखे। और इसका मतलब ये नहीं कि जब जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति करता है उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके साथ में नॉन सेंसिटिव हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक कैटेगराइजेशन किया है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, वो एक सवाल का जवाब दें लॉ स्टूडेंट। रुकिए मैं एक बार इनसे भाई से और पूछता हूँ। ये इन दोनों की बातें आपने सुनी हैं, आपको खुद भी पता है कि ये जो नए रूल्स आए हैं इनमें जो ये बहस चल रही थी, क्या ये एक जनरल कास्ट वाला, जनरल कैटेगरी वाला, क्या ये अपने कंप्लेंट कास्ट के आधार पर दर्ज कर सकता है या नहीं? देखिए भाई ने जैसे कहा कि 3(1)(c) और 3(1)(e) में जो डेफिनेशन का अंतर है उनके मुताबिक जनरल वाला अगर करेगा तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट है, ठीक। उसी को लिए स्पेशलाइजली SC ST OBC के लिए बोला गया है कि ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन 3(1)(c) में। सवाल ये है कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। दूसरी बात, भाई ने आपको जो लॉ है काफ़ी उसमें उलझा दिया। एक महत्वपूर्ण सवाल जो ये सबसे मुखर तौर पे उठ रहा है, जाति कौन कंप्लेंट कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, उसके अलावा कि फॉल्स कंप्लेंट करने पर अगर कोई पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने फॉल्स कंप्लेंट करी किसी के भी खिलाफ, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, तो उसके खिलाफ फिर हम क्या एक्शन लेंगे। कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है, दूसरे व्यक्ति का जीवन, उसका समय बर्बाद होगा, ठीक है। बच्चे किसी भी कॉलेज में अगर बच्चे पर जिसने ऐसा नहीं किया हो उस पर एक फॉल्स कंप्लेंट जाएगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, आप ये सोच के हैरान हो जाएंगे। दूसरी बात, उस फॉल्स कंप्लेंट करने के बाद जिसने फॉल्स कंप्लेंट करी उसके लिए क्या आपने पनिशमेंट तैयार किया है। इससे पहले जो था उस पर पेनल्टी लगती थी, अब पेनल्टी का इन्होंने प्रोविज़न हटा दिया है। दूसरी बात, डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में एक्सप्लिसिट भी है और इम्प्लिसिट भी है। मतलब एक तरीके का तो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि मुखर तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको कोई टिप्पणी कर रहा हूँ, किसी प्रकार से भगा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। एक है इम्प्लिसिट। अब इम्प्लिसिट की क्या डेफिनेशन लेजिस्लेचर या UGC डिफाइन करेगा। इम्प्लिसिट क्या हो सकता है? मैं मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं मुझे दोस्ती रखनी है, क्या ये इम्प्लिसिट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा? हो सकता है वो किसी भी जाति से हो, पर अगर मैं उससे दोस्ती नहीं रख रहा हूँ, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ फॉर XYZ रीजंस, पर क्या वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा? तीसरी चीज़, इसमें एनोनिमस कंप्लेंट का एक प्रोविज़न है। अगर व्यक्ति जो मिसयूज़ की बात की जा रही है कि इस लॉ का किस तरीके से मिसयूज़ हो जाएगा, कोई व्यक्ति एनोनिमसली मतलब अब बिना अपनी पहचान बताए आपके अगेंस्ट एक फॉल्स कंप्लेंट करता है, तो उसके बाद आप उस व्यक्ति को तो ढूंढते रह जाएंगे कि ना तो उसने आपको अपना नाम बताया है, ना अपनी कोई चीज़। एक कंप्लेंट आई है आपके पास कि XYZ ने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, उसका क्या प्रोविज़न है। तीसरी बात,
चौथी बात, जो ये इक्विटी स्क्वाड्स बनाए जा रहे हैं, हमारे यूपी में कुछ समय पहले जब योगी सरकार आई थी तो एंटी रोमियो स्क्वाड्स चले थे, लोगों में उनका खौफ हो गया था, ठीक है। इस तरीके से ये जो इक्विटी स्क्वाड्स हैं, ये किस तरीके से कैंपस में घूमेंगे, ये पुलिसिंग करेंगे, मॉरल पुलिसिंग करेंगे। छात्र को अपनी आज़ादी नहीं है, कोई छात्र कहीं भी कुछ भी कर रहा है, क्या हम सिर्फ लॉ में ही बंद कर रह जाना चाहते हैं? हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि उसके कितने भयावह नुकसान हो सकते हैं किसी भी, हम यहाँ आपका सब कहने का मतलब है कि ये जो नए रेगुलेशन आए हैं, नए कानून आए, इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी और इनके ऊपर कई सवाल उठते हैं कि कैसे इसका इम्प्लीमेंट, कैसे इसको किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कॉलेजेस में, कैंपस में एग्जिस्ट करता है। लोगों को उनकी जाति के आधार पर, उनके क्षेत्र के आधार पर, उनके लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, पर इससे एक बेहतर लॉ की हमें आवश्यकता थी। इस तरीके का वेग और हवा में जो तीर मार दिया गया है, इस तरीके की लॉ की आवश्यकता नहीं थी। एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए जो जातिगत भेदभाव कर रहा है उसको सज़ा दे, जो नहीं कर रहा है उसके पीछे ना पड़ जाए। अगर उस पर फॉल्स कंप्लेंट हो जा रही है तो हम उसके पीछे पड़ गए, ये मेरा कहने का मतलब है। एक लंबी यहाँ बहस है और एक लंबी बहस की और गुंजाइश है। यहाँ लॉ स्टूडेंट्स के विचार हमने जानने की कोशिश करी कि क्या कानून है, क्या कानून के इम्प्लीकेशंस होंगे। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com।